एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। एग्जैक्टली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था क्या? व्हेन वी अरेंज ऑल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वी कॉल इट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने स्टैंडर्ड एक हाफ सेल एज्यूम किया विच इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड at standard condition of temperature 25 degree Celsius in India, pressure 1 bar and temperature, pressure and concentration 1 molar. So under standard condition of temperature, pressure and concentration, basically we under this standard condition, if we connect any half cell with hydrogen electrode, whatever the potential difference generated between these two half cells, standard hydrogen electrode and the given cell, वो जो potential difference generate हुआ है वही potential difference हो जाता है हमारा electrode potential for the electrode जो हाइड्रोजन से कनेक्ट किया गया है। तो हाइड्रोजन से कनेक्ट करके हमने सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किए और जिस सीरीज में उन्हें अरेंज किया उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोल दिया। Now we can have a lot of information from this electrochemical series. देखते हैं first one, electrode which has positive E naught Rp will undergoes reduction change on connection with standard hydrogen electrode। इसका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है। बेसिकली हम उसको SHE से कनेक्ट करके जो RPOP कैलकुलेट कर रहे हैं, पॉजिटिव RP मतलब वो खुद रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्लियर? तो जिसका ये पॉजिटिव E नॉट RP है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में जब कनेक्शन करेंगे उसका उससे तो ये रिड्यूस होगा। फर्स्ट सेकंड दोनों सिमिलर है। जिसका E नॉट RP ज्यादा वो रिड्यूस होगा और जिसका E नॉट OP ज्यादा या E नॉट RP कम वो ऑक्सीडाइज होगा।
ये तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हो गए। यदि हम किसी भी दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर लें, एक मिनट सुनना फिर कॉपी करना। चलो अभी तक हम क्या कर रहे थे, सभी को हाइड्रोजन से कनेक्ट कर रहे थे। अब मैंने एक ले लिया लेट से F2H माइनस वाला सेल, या कुछ भी रेंडम Br2Br माइनस वाला, और एक ले लिया I2I माइनस वाला। तो ब्रोमाइड और आयोडाइड हाफ सेल को जब हम कनेक्ट करेंगे, अब कौन सा रिड्यूस होगा? दोनों का ही आरपी नेगेटिव है। जिसका आरपी ज्यादा, या दोनों का ही आरपी पॉजिटिव है, जिसका आरपी ज्यादा पॉजिटिव है वो रिड्यूस होगा, और जिसका आरपी कम पॉजिटिव है वो ऑक्सीडाइज होगा। एक का वैल्यू +0.5, दूसरे का +0.7, +0.7 वाला रिड्यूस होगा। यदि हम बात करें ओपी की, तो ओपी एक का -0.5, एक का -0.7, तो -0.7 ओपी इज लेस, -0.5 ओपी इज मोर। तो जिसका -0.5 ओपी है वो -0.7 से ज्यादा है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लियर? तो जिसका डेफिनेटली एक का आरपी ज्यादा है तो दूसरे का ओपी ज्यादा होगा। और विद साइन कंसीडर करना है, -3 इज ग्रेटर देन -5 बट 3 इज लेस देन 5। क्लियर? तो जो भी माइनस है माइनस साइन के साथ ही कंसीडर किया जाता है। तो लास्ट वाला केस जो लिखा है, किन्हीं भी दो सेल को कनेक्ट करो, जिसका ई नॉट आरपी ज्यादा रिड्यूस होगा, एंड द अदर वन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन चेंज, क्योंकि उसका ओपी ज्यादा रहा होगा। यदि किसी का आरपी ज्यादा है तो दूसरे वाले का ओपी ज्यादा, आरपी कम। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, जिसका ई नॉट आरपी ज्यादा, उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा होगी, और जो खुद रिड्यूस होगा दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, इट विल बी अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ग्रेटर द ई नॉट आरपी, बेटर विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, खुद रिड्यूस होगा दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। greater the E naught OP, lesser the E naught RP, greater the tendency to undergo oxidation change, better will be reducing agent. तो खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरों को रिड्यूस करेगा। हाँ कौस्तुभ अनम्यूट करो। यस सर। ये बताओ ई नॉट आरपी ज्यादा होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? ई नॉट आरपी ज्यादा है तो मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। नहीं, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। लूज इलेक्ट्रॉन। और ई नॉट आरपी
इनॉट आरपी ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो फिर वो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। तो फाइनली क्या डिसाइड हुआ? तुमने 3 बार आंसर दिया, तीनों कम बार अलग कम अलग होगा, दिया है। कम होगा, मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। Higher the E0 RP, greater the tendency to gain electron, more will be non-metallic character. Higher the E0 OP, greater the metallic character, more the tendency to lose electron. सर 5th पॉइंट में जो हायर ई नॉट ओपी लिखा है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज नहीं ना, साइन के साथ ना? साइन के साथ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता है, साइन के साथ ही होता है सब कुछ, क्योंकि किसी के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी +0.5 है तो रेड्यूस होने की -0.5, मतलब उतना ही कम रेड्यूस होगा। So everything is there with sign. लास्ट पॉइंट, टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ E0 सेल, हमें ये पता लग गया एक सेल का हमारा E0 RP है -0.2, दूसरे का है +0.3, तो उसका ओवरऑल EMF सेल क्या होगा? ERP ऑफ कैथोड माइनस ERP ऑफ एनोड, 0.3 माइनस ऑफ -0.2 +0.5 हो जाएगा। E0 सेल निकाल सकते हैं, और E0 सेल निकालने के साथ साथ यदि E0 सेल ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब रिएक्शन हो रहा है वो जो हमने सोचा है, इफ E0 सेल इज लेस देन 0, मतलब वो रिएक्शन नहीं हो रहा है, नेगेटिव EMF जनरेट करना, मतलब रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। बेसिकली वो बैकवर्ड रिएक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया था वो गलत रहा। सिर्फ फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी भी बताता है रिएक्शन की, बोथ वर्ड आर सेम। जब मैं बोल रहा हूँ रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, एक ही बात आती है। E0 सेल ग्रेटर देन 0 रिएक्शन होगा, E0 सेल लेस देन 0 रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा इसे प्रिडिक्ट करने में भी हेल्प करता है। सर यस,
सो जो बैटरीज डिस्चार्ज हो जाती है तो उनका हम ई नॉट सेल 0 के ऊपर ले जाते हैं क्या रिचार्ज करते वक्त? जब डिस्चार्ज हो जाती है तो इनॉट सेल उस टाइम पे 0 हो जाता है, और जब हम उसको चार्ज कर रहे होते हैं तो उसको रिएक्शन को फर्दर बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं, क्लियर, जिसे हम बोलते हैं चार्जिंग। फिर जब वो डिस्चार्ज हो रही होती है फिर से फॉरवर्ड डायरेक्शन आती है, और जैसे वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है रिएक्शन, अब रिएक्शन नेट प्रोसीड होना बंद हो जाएगी, ई नॉट सेल 0। यस सर। क्लियर? तो हमसे बोला जाएगा डिस्चार्जिंग कब होगी, क्या सारा का सारा रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा? नो, जब रिएक्शन प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में आ गए होंगे, नेट रिएक्शन 0 हो गया होगा। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड कंप्लीट डिस्चार्जिंग। कंप्लीट चार्जिंग कब होगी? जब सारा का सारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया होगा। यस सर। चलो एक क्वेश्चन दिया है, इसके सारे पार्ट्स भी तुम कर पाओगे अच्छे से। इसका मतलब जितना अब तक हमने देखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो तुम्हें क्लियर रहा होगा। सिल्वर AgAg प्लस CuCl2 प्लस, ये दो हाफ सेल लिए गए, इन्हें कनेक्ट किया गया है, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, ये तुम्हें देखना है, आरपीए ओपीए अकॉर्डिंग टू देयर रिप्रेजेंटेशन। और फिर तुम्हें प्रिडिक्ट करना है एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा, डायग्राम बनाना है, जैसा मैंने वो एग्जांपल ड्रॉ किया था, उसमें तुम्हें आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इनर सर्किट में करंट का फ्लो, वो सब कुछ शो करना है, रिएक्शन एनोड कैथोड ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन। Then out of this four, AgAg plus CuCl2 plus, which one is better oxidizing agent, which one is better reducing agent? चारों में से कोई एक कोई भी एक होगा बेटर, वो बताना है दोनों। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? जैन, जयश्री, कौस्तुभ, खुशी? यस सर। Yes, sir. नेहा पाटिल एंड नेहा सूर्यवंशी, समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir.
चलो जयंत अनम्यूट करो। हाँ सर। जयंत ये बताओ, ये आरपी दे रखे हैं या ओपी दे रखे हैं? आरपी। क्यों? क्योंकि पहले प्लस लिखा है और बाद में एजी लिखा है ना। Electrode are written in the right side, so this should be the representation of cathode, और cathode होता है RP. So these two values are given, not RP. अच्छा जैन, किसका RP ज्यादा है, कॉपर का या सिल्वर का? सिल्वर का। सिल्वर का। तो जिसका RP ज्यादा होता है वो रिड्यूस होता है या ऑक्सीडाइज होता है? वो रिड्यूस होता। तो रिडक्शन एनोड पे होगा या कैथोड पे होगा? कैथोड पे। कैथोड पे, गुड। तो ये हो गया सिल्वर और एनोड हो गया कॉपर। जिसका आरपी ज्यादा वो रिडक्शन होगा उसका, जिसका ओपी ज्यादा वो, जिसका आरपी कम वो ऑक्सीडाइज होगा। पहले दो पार्ट मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन किए हैं जो जयंत ने बताया है। आगे के लिए मैं वेट कर रहा हूं।
Flow of electron from copper to silver. Reaction at anode, Cu2 plus, Cu giving Cu2 plus 2 electron. यहाँ पर Ag plus electron giving Ag. ओवरऑल रिएक्शन जब दोनों को ऐड करोगे, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे. Cu 2Ag plus. Clear? We need to cancel out this electron, balancing of redox reaction, oxidation of reduction of. 2 का मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो. So next 3 part, diagram, reaction at anode, reaction at cathode, overall reaction. Next 4 part in fact. Representation, copper 2 plus, मृदुल, मोनिश, मुस्कान, क्लियर है तीनों को इतना? हाँ सर क्लियर है। पलक अनम्यूट करो. पलक जैन. पलक, can you hear me? प्रतीक. यस सर. अच्छा प्रतीक ये बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटर कौन होगा, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा या खुद रिड्यूस होगा? सर खुद रेडियस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा रिडक्शन होगा. मतलब रिडक्शन मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. हाँ सर. एजी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एजी प्लस करेगा? सर एजी प्लस करेगा. एजी प्लस करेगा मतलब एजी तो हमारा रेट में ही नहीं है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के डिटरमिनेशन में, वो तो इलेक्ट्रॉन हाँ, सर। गेन ही नहीं करेगा. Cu प्लस में से कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? Cu2 प्लस. तो जो 8 पार्ट है, 8 पार्ट के आंसर या तो ये होगा या ये होगा. एजी और Cu तो ऑप्शन में ही नहीं है हमारे, क्योंकि हाँ, सर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो खुद रिड्यूस हो. क्लियर? अब इन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल चेक कर लेते हैं. Ag प्लस Ag Rp 0.8, यहाँ पे Cu2 प्लस Cu 0.34. किसका Rp ज्यादा है? सर एजी प्लस का. तो आंसर ये हो जाएगा. अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की. रिड्यूसिंग एजेंट मींस प्रतीक टेंडेंसी टू अंडरगो, जो ऑक्सीडेशन चेंज. जो ऑक्सीडाइज होगा. तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन होगा, Ag या Ag प्लस? एजी प्लस. एजी और Cu होगा. Ag या कॉपर. तो ऑप्शन में ही दो चीजें हैं हमारे पास, या तो सिल्वर या कॉपर. ये दोनों ऑक्सीडाइज नहीं होंगे ना फर्दर. अब Ag और Cu में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? हमें Rp Cu दे का. रखा है तो OP के लिए माइनस कर दो. -0.34 -0.8, तो -0.34 इज ग्रेटर देन -0.8, तो ये कॉपर आंसर आ जाएगा. सो 9 का आंसर कॉपर और 8 का आंसर Ag प्लस. समझना ना, पहले तो हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चारों हेवी या नहीं. इज दैट ओके? पूर्वा, रिद्धि, सिद्धि, सलोनी, सही? Yes sir. Yes sir. चले हम आगे.
सुदर्शन, सृष्टि, सिद्धेश, क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। Can we store CuSO4 aqueous in first zinc pot, second copper pot? क्या हम कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल को जिंक पॉट में स्टोर कर सकते हैं? फर्स्ट केस यस और नो में आंसर देना है। क्या हम कॉपर पॉट में स्टोर कर सकते हैं? यस और नो में आंसर देना है। बट बिफोर गिविंग आंसर इन यस और नो यू नीड टू परफॉर्म सम कैलकुलेशन। या मैं तीनों के ई नॉट बता देता हूँ। कॉपर और जिंक, कॉपर, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे कॉपर लिखते हैं, शुड बी एजी। कॉपर और एजी का ई नॉट जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में था। Zn का ई नॉट लिख देता हूं मैं यहाँ पर। सुरभि, स्वानंद, उन्नति, मुझे तुमसे आंसर चाहिए। जब भी तुम्हारा आ जाए अनम्यूट करना। हिंट है, हम उस पॉट में स्टोर करेंगे कॉपर सल्फेट को जिसमें वो रिएक्ट न करे। हमें स्टोर करना है, स्टोर करना है मतलब रिएक्शन नहीं करवाना है। जहां पे रिएक्शन होगा उसमें स्टोर नहीं करेंगे, जहां पे रिएक्शन नहीं होगा उसमें स्टोर कर देंगे। हो सकता है दोनों में स्टोर कर सकें, हो सकता है एक में कर सकें एक में ना करें, हो सकता है दोनों में ना कर सकें। कुछ कैलकुलेशन करना है तुम्हें और फिर आंसर देना। सर जिंक पॉट। जिंक पॉट क्या स्टोर कर पाओगे? सर क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो CuSO4 सॉल्यूशन में वो सल्फेट सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, मतलब रिप्लेस करेगा कॉपर को जिंक, तो उसमें स्टोर हो सकता है। यदि रिप्लेस कर देगा तो रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन हो जाएगा तो फिर स्टोर कैसे करेंगे हम? यही तो बोला, जिसमें रिएक्शन होगा उसमें स्टोर नहीं करना है ना। तुम्हारा आंसर मतलब कैलकुलेशन वाइज तुम सही जा रहे हो, बट यदि हम आंसर देखेंगे तो जस्ट अपोजिट होगा ना। हाँ यस सर। देखो ई सेल, यहाँ पे ई सेल की बात करेंगे तो जो पॉसिबल रिएक्शन होगा, Zn ऑक्सीडाइज हो सकता है, कॉपर रिड्यूस हो सकता है। इसका आरपी माइनस इसका आरपी, जो ऑक्सीडाइज होगा Zn Zn2 प्लस में जाएगा, एक ही पॉसिबिलिटी है। Zn2 प्लस तो प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, Cu2 प्लस प्रेजेंट है तो वो Cu में जा सकता है। तो ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस Cu माइनस ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस Zn, इसको कैलकुलेट करो। ये है प्लस 0.34,
माइनस ऑफ 0.76 1.1 वोल्ट। इफ चलो पहले तो मैं ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लेता हूँ दोनों के लिए। पहला ई नॉट सेल आ गया, इसका ई नॉट सेल निकाल लेते हैं अब हम। ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा, सो प्लस 0.34 माइनस 0.80, ये आ रहा है माइनस 0.46 वोल्ट। In one case, E naught cell is plus 1.1. In second case, E naught cell is minus 0.46. जहां पर E naught cell नेगेटिव आता है वो रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। और जहां पे वो नेगेटिव आ रहा है वहां, जहां पे नेगेटिव आ रहा है रिएक्शन नहीं होगा, जहां पे पॉजिटिव आ रहा है वहां पे रिएक्शन हो जाएगा। इज दैट ओके? तो हम जिंक में स्टोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिएक्शन होगा। E naught cell greater than 0, hence reaction is feasible और spontaneous। कुछ भी एक वर्ड लिख सकते हो और इसके लिए जस्ट अपोजिट लिख लेना। तो ये एग्जांपल लेक्चर नोट्स में अच्छे से डिटेल में लिख लेना ना। कोई डाउट यहां तक? इतना क्लियर है? सर वो मतलब अभी जैसा आपने क्वेश्चन दिया था ना, तो हम ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं क्या कि जिसका मतलब डायरेक्टली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख के जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उसमें स्टोर कर सकते हैं, ऐसा बिना ई नॉट सेल निकाले? नहीं, देखो इसमें वैसे बेसिकली वैसे ही गया हूँ मैं भी, बस मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कैलकुलेशन किया है। यदि इनका ओपी ज्यादा है कॉपर से तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और यदि ऑक्सीडाइज होंगे तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो स्टोर नहीं करना है। तो जिंक का ओपी इससे ज्यादा है, इसका ओपी इससे कम है, कैलकुलेशन से भी वही चीजें आई हैं। मतलब जस्ट दोनों वे से तुम जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ठीक यदि है। इनका ओपी ज्यादा है तो स्टोर नहीं करेंगे क्योंकि रिएक्शन होगा, इसका ओपी कम है तो इसमें स्टोर कर देंगे क्योंकि रिएक्शन नहीं होगा। हाँ सर। चलो एक दो क्वेश्चन बुकलेट के करते हैं। एक्सरसाइज 1 सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 9। क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 9 सेक्शन बी। एक्सरसाइज 1 अभी करो जल्दी से, और आंसर की मैं आंसर मत देखो, जो भी तुम्हारा आंसर आता है चैट बॉक्स में टाइप करना। अच्छा, तुम्हारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे टेस्ट है जो अनाउंस हुआ है, उसका सिलेबस मुझे बताना है ना, राइट? 14 या 15 को टेस्ट होगा शायद। सर 15 को है। दिवाली के एक दिन बाद। ठीक है, तो सिलेबस क्या रखना है बताओ। 11 के चैप्टर डिसाइड कर लेते हैं, क्या पेंडिंग है 11 का हमारा? कौन सा चैप्टर पेंडिंग है जो अब तक टेस्ट में नहीं पूछा है? और तुम्हारे यहाँ दिवाली वेकेशन भी होंगी तो अच्छा इनफ टाइम होगा प्रैक्टिस करने के लिए भी। बोलो क्या रखना है?
11 का एक बार पूरा हो चुका है। एक काम करें, पूरा 11 रख लें क्या, या नहीं पूरा सर। 12 रख लेते हैं, या पूरा 12 रख लें? तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम होगा रिवाइज करने का, 4-5 दिन छुट्टियां होंगी उसके पहले। कंप्लीट 12th, इज दैट ओके? सर कम कम चैप्टर रखे तो हम अच्छे से कर पाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा, मतलब इतना सारा कैसे, क्योंकि इनऑर्गेनिक भी है ना। तो एक्चुअली देखो, जैसे अभी लास्ट 2-3 टेस्ट हुए, इनऑर्गेनिक तुम्हारा एक बार का हो गया था, तो थोड़ा 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 हमने एक एक बार रिवाइज किया तो है। तो ऐसा कोई भी एक क्लास पूरा रख सकते हैं हम चाहें तो। क्या चाहते हो, चलो तुम चैप्टर सजेस्ट करो। नहीं चलो एक काम करते हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री को छोड़ के 12th का रख लेते हैं पूरा। पी ब्लॉक डीएनए ब्लॉक हो चुका था, बचा हुआ 12th रख लेते हैं। इज दैट ओके या ज्यादा होता है? रिपीट कीजिए सर, सर रिपीट कीजिए फिर एक बार। ब्लॉक केमिस्ट्री को हटाकर 12th का जितना पोर्शन है वो रख लें। हाँ सर। सर मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जहां तक होगा वहां तक आएगा, जितना भी हो जाएगा उस दिन तक। सर टेस्ट की डेट क्या बताया आपने? तू कहाँ पे रहता है? मैंने नहीं बताई है, 4 दिन पहले 2 दिन पहले अनाउंस हो चुकी है। किसने बताई? पाठक सर ने बताई होगी ना, मुझे भी नहीं पता, मुझे तो तुम लोगों ने बताई है। सर वो 2-3 दिन से मैं लेक्चर मतलब ठीक से अटेंड नहीं कर पा रहा, हमारे यहाँ नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है सर, उसकी वजह से। अच्छा अच्छा, मैं क्या बता कि तेरा नेटवर्क का इशू कब रिजॉल्व होगा, नीट के पहले या नीट के बाद? सर अभी प्रॉब्लम आ रहा, अभी क्या करूँ सर? ठीक है, तो एक काम करते हैं, कंप्लीट 12 एक्सेप्ट ब्लॉक केमिस्ट्री, इज दैट ओके? एक ऑप्शन हो रही है, तो हम कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री रख सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब सॉलिड, लिक्विड, काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसमें जो चैप्टर में और ऐड कर रहा था वो सिर्फ इतना था, कोऑर्डिनेशन एंड मेटलर्जी। सर लिक्विड वाला चैप्टर बाकी है करना अभी तक। अच्छा लिक्विड हुआ नहीं, तब तो फिर ठीक है। कंप्लीट 12th एक्सेप्ट ब्लॉक केमिस्ट्री, तो कंप्लीट 12th एक्सेप्ट ब्लॉक केमिस्ट्री में लिख लेता हूं। MP 15 को टेस्ट है, 12th सिलेबस एक्सेप्ट ब्लॉक केमिस्ट्री। ज्यादा पोर्शन डेफिनेटली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही रहेगा, बट क्वेश्चन सभी से होंगे। चलो काफी बच्चों ने आंसर दिए हैं, डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, the standard reduction electrode potential of three metal ABC are this. The reducing power means tendency to undergo oxidation change, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, जिसका आरपी सबसे कम। आंसर इज सी देन बी देन ए। थर्ड ऑप्शन, हमें रिड्यूसिंग पावर पूछा है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हमें आरपी दे रखें तो ओपी निकाल लो माइनस साइन का मल्टीप्लाई करके। Is that okay? Fourth question. Answer is सर C for आपने fourth question. सर अच्छा एक मिनट, वो -0.3 है, सॉरी मैंने 0.3 ले लिया था। तो सबसे ज्यादा ओपी होगा बी का, बी के बाद सी का और सी के बाद ए का, BCA। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मैं उसको 0.3 देख रहा था, इट इज 3.0। आफ्टर फोर्थ क्वेश्चन नंबर 5, हमें 2 आरपी दिए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चलो
जो पॉजिटिव आरपी है वो रिड्यूस होगा और H2 को ऑक्सीडाइज करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, Cu2 plus ion can be reduced by hydrogen electrode H2। इसका आरपी पॉजिटिव, वो खुद रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन से कनेक्ट करेंगे तब। क्लियर? H2 कैन रिड्यूस Cu2 plus और खुद ऑक्सीडाइज होगा H2 H plus। इज दैट ओके? फर्स्ट ऑप्शन। फिफ्थ का आई एम वेटिंग, किसी को फिफ्थ में डाउट है तो क्लियर कर लो अभी। Then ninth, consider the following say blue color solution changes to colorless। ब्लू कलर कलरलेस में चेंज हो रहा है मतलब रिएक्शन हो रहा है, तो हमें सिर्फ ये चेक करना है किस केस में रिएक्शन होगा। तो जहां पर कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है वो Cu2 प्लस से Cu में कन्वर्जन हो जाएगा, ये रिएक्शन होगा, वो आंसर रिपोर्ट करना है। चलो देखते हैं, इसका रिडक्शन होना है, इसका आरपी ज्यादा होना चाहिए दूसरे सब्सटेंस से। चलो जिंक का आरपी कितना होता है? -0.76, कॉपर से तो कम ही है, कॉपर का +0.34 रिएक्शन होगा। Ag का आरपी कॉपर सल्फेट से बेसिकली का ज्यादा होता है, +0.8 होता है, सिल्वर का कॉपर का होता है +0.34। सेकंड केस में रिएक्शन नहीं होगा, Ag प्लस में नहीं जाएगा। अब आते हैं थर्ड में, Fe चला जाएगा Fe2 प्लस में, क्योंकि Fe का OP कॉपर के OP से ज्यादा है, या कॉपर का आरपी ज्यादा है ऐसा बोलिए, तो रिएक्शन विल बी पॉसिबल इन फर्स्ट एंड थर्ड केस। सेम लॉजिक वी कैन स्टोर इन, वही वाला लॉजिक से सॉल्व कराए। तो फर्स्ट और थर्ड केस में तुम E0 से निकालोगे, पॉजिटिव आएगा, ब्लू कलर चेंज हो जाएगा कलरलेस। ब्लू कलर होता है बिकॉज ऑफ Cu2 प्लस आयन, कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियोल। इज दैट ओके? 9 क्वेश्चन। जोहा, विजया, यस सर। वासवी क्लियर है तीनों को? वैभव? हाँ सर। हाँ सर। चले हम आगे। अब हमने काफी अच्छे क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी क्रिएट हो ना। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टडी पर। देखो गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ ऑफ सेल में कुछ रिलेशन है और काफी सिंपल सा डेरिवेशन भी है इसका। इट कैन बी डिराइव फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट
डेल्टा जी होता है इट इज द यूजफुल वर्क which can be derived from the system, gives free energy change, one of the definition of delta G. So maximum useful work that can be derived from the system, it may be like electrical work. यदि हम किसी वोल्टाइक सेल की बात कर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिक वर्क हम किसी भी सेल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो होगा माइनस NFE. अच्छा, वर्क होता है Q इंटू V, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. सुनना, फिर कॉपी कर लेना. चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम, तो E से लिख दिया उसे. चार्ज Q, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जितने भी मोल्स इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हुए इनटू चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, उसको डिनोट किया F से. कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, उसको डिनोट किया N से. तो टोटल चार्ज शुड बी N into F. दिस इज द Q, दिस इज V, QV, इलेक्ट्रिकल वर्क. माइनस साइन से लगाया है, वी आर एक्सट्रैक्टिंग EMF फ्रॉम द सिस्टम. यदि सिस्टम का EMF पॉजिटिव है, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो सिस्टम के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा. इसलिए इन साइन को कंपनसेट करने के लिए एक नेगेटिव लगाया. सिस्टम से बाहर जा रहा है इलेक्ट्रिक वर्क, नेगेटिव फॉर द सिस्टम. दैट्स व्हाई वी हैव नेगेटिव साइन हियर, नॉट यहाँ पे भी. ये तुम्हें समझ में आया हो या ना आया हो, डेल्टा जी को QV क्यों लिखा है, ये फॉर्मूला हमें मेनली मैटर करता है, जो याद रखना है. या अच्छा, एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसे निकाला. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10 to the power minus 19 into 1 mole, that is Avogadro's number. तो ये वैल्यू आ जाता है. Yeah, this is the multiplication of 1.6 into Na, Avogadro's, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज. कर लिया कॉपी. चलो अब 1 मिनट के लिए बोर्ड पे देखो, कॉपी मत करना. डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, EMF एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. वापस से थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्लेन कर देता हूँ. 11th स्टैंडर्ड. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज which we can get by addition of small parts for the whole system. जिस रूम में हम बैठे हैं, उस रूम का वॉल्यूम क्या है, तुम क्या करोगे, छोटे छोटे वॉल्यूम को ऐड कर सकते हो. यहाँ पर कितना वॉल्यूम है, प्लस यहाँ पर कितना है, प्लस यहाँ पर कितना है, इन सारे वॉल्यूम को ऐड करोगे, टोटल वॉल्यूम मिलेगा. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, मतलब हमें पूरे सिस्टम का चाहिए, छोटे छोटे पार्ट का ऐड करो. बट इफ वी टॉक अबाउट इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर ऑफ द रूम इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. यहाँ पर प्रेशर कितना है, यहाँ पर प्रेशर कितना है, यहाँ पर कितना है. If you add all the pressure,
you won't get the total pressure of the room. Total pressure भी वही है जो यहाँ पर pressure है. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो सिमिलर होती है फॉर द होल सिस्टम, वो साइज पे डिपेंड नहीं कर रही है. तुम रूम को हाफ पार्ट में 1/4 पार्ट में डिवाइड करोगे, उस 1/4 की वो प्रॉपर्टी और पूरे रूम की प्रॉपर्टी सेम है. जैसे प्रेशर एक इंटेंसिव हो गया, डेंसिटी एक इंटेंसिव हो गया, डेंसिटी हर पार्ट में पूरे रूम में सेम होगी. वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव हो गया, अलग अलग 1/4 करोगे तो वॉल्यूम 1/4 हो जाएगा, साइज पे डिपेंड कर रहा है. वॉल्यूम के साथ मास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, साइज पे डिपेंड करेगा. तो कुछ प्रॉपर्टी इंटेंसिव होती है, कुछ एक्सटेंसिव होती है. ईएमएफ एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एडिटिव नेचर की होती है, ऐड करके टोटल मिल जाता है. ये एडिटिव नहीं होती है, ऐड करके टोटल नहीं मिलता है हमें. तो हमने बोला ईएमएफ एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. इसका मतलब हम ये तो कर सकते हैं डेल्टा G3 नॉट इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस डेल्टा G2 नॉट. तुम रिएक्शन 1 और 2 को ऐड करो, तुम्हें थर्ड रिएक्शन मिल रहा है, तुम डेल्टा G को सिमिलर वे में ऐड कर दो. बट यू कैन नॉट राइट E3 नॉट एज E1 नॉट प्लस E2 नॉट. हम ऐसा नहीं लिख सकते. क्लियर? So this is correct, but this two cannot be equally not equal आएंगे ना यहाँ पर. Fine. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने अभी तक तो ऐसा बताया था कि एक रिडक्शन रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, दोनों को ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन मिल रहा है. E नॉट OP प्लस E नॉट RP इज EMF ऑफ सेल. ऐसा लिखा हुआ भी लेक्चर नोट्स में इवन, और जिसको हमने E नॉट OP को माइनस E नॉट RP में कन्वर्ट किया था. तो फिर हमने वहां पर कैसे लिख दिया था, दो रिएक्शन के ऐड पर हमने उनके E नॉट को कैसे ऐड कर दिया, यहाँ पे क्यों नहीं किया. देखो वो भी जो लिखा था ना, वो बेसिकली दैट इज नॉट द फंडामेंटल थिंग. वो डिराइव होके वैसा आ जाता है बाय चांस, ऐसा हमेशा होगा कंपलसरी नहीं है. वो वहां पे आ गया था. मैं इसका डेरिवेशन बताता हूँ, रिलेशन क्या होगा E1 E2 E3 में. फिर ये भी बताऊंगा कि उस केस में वो क्यों इक्वल आ रहा. वो बेसिक्स था, फर्स्ट सेकंड लेक्चर था, तो एक्सप्लेन करने के लिए वहां लिख दिया था. अब हम और थोड़ा डेप्थ में जाके समझ रहे हैं कि क्यों वहां पे लिखा था वो सही था. सर ये नहीं समझा, फिर से बताऊं. देखो अभी तक मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये बताया है डेल्टा जी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है. मैं रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 को ऐड कर रहा हूं, एंड इफ आई एम गेटिंग थर्ड रिएक्शन देन द डेल्टा जी फॉर थर्ड रिएक्शन इज एडिशन ऑफ रिएक्शन 1 प्लस 2. बट ईएमएफ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दे आर नॉट एडिटिव इन नेचर. ओवरऑल दो रिएक्शन का ऐड करके हमें ओवरऑल ईएमएफ नहीं मिल सकता है, ऐसा नहीं होता है. तो क्वेश्चन ये है देन हाउ टू रिलेट E3 विद E1 एंड E2. मैं उसे रिलेट करने जा रहा हूं. अभी समझ में आया? हाँ. थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अच्छे से समझ में आएगा. सर यस, फिर एक बार बताइए ना सर. मैं उसको थोड़ा सा और आगे बताता हूँ तो समझ में आएगा कि क्या लिखा है. अभी के लिए चलो इतना समझ में आता है. दो रिएक्शन को ऐड किया तो उनके डेल्टा जी ऐड हो जाएंगे. दो रिएक्शन को थर्मोडायनेमिक्स में ऐड करते तो डेल्टा H डेल्टा जी ऐड करते थे ना. ये तो समझ में आता है, इसको भूल जाओ अभी के लिए. ये कुछ लिखा भी, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यहाँ पे किसी को डाउट है? डेल्टा G3 इक्वल टू 1 प्लस 2, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, रिएक्शन 3. थर्ड रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन. तो जब ये पॉसिबल है तो हम ऐसा लिख सकते हैं. चलो डेल्टा G3 को लिखते हैं माइनस NaP. So, यस, so then we can say that E03 is equals to E02 and E01. we don't know relation between E1 E2 E3 and we are going to derive their relation. भूल जाओ कि उनके बीच में हमें कोई रिलेशन पता भी नहीं, हम वही डिराइव करने जा रहे हैं. हमें ये जरूर पता है डेल्टा G माइनस NaP. इसको N3 E3 लिखा, इसको N1 E1 लिखा, और इसको लिखा माइनस N2 F E2. जो हमें पता है हम उससे कुछ डिराइव करते हैं उनके रिलेशन. हमें थर्मोडायनेमिक्स से ये पता है 1 plus 2 if we are getting third reaction, then delta G for third will be 1 plus 2. clear? And delta G is replaced by NaP, जो अभी हमने इसी चैप्टर में देखा है. चलो फेरेडे कांस्टेंट कैंसिल हो गया, माइनस साइन कैंसिल हो गया सब में. तुम एक स्टेप के बाद लिखना ना, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो. मैं चलो उसको मैं खुद भी ऐसा ही लिख देता हूँ, माइनस N3 FE3 +
ये E1 E2 E3 में रिलेशन आ गया हमारे पास। -8 कैंसिल हो गया, N3 E3 इक्वल टू N1 E1 प्लस N2 E2, N3 को डिवाइड कर दिया। Even for this particular example, you can put N1, N2, N3. N1 2 इलेक्ट्रॉन, N2 1 इलेक्ट्रॉन, N3 3 इलेक्ट्रॉन, वो भी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। लेक्चर थोड़ा एक्सटेंड होगा ना, लेक्चर छोड़ के मत जाना, नहीं तो फिर आगे से कुछ समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। क्या अभी किसी को डाउट है यहाँ तक? रिलेशन बिटवीन E1 E2 E3 हमने जो डिराइव किया है यूजिंग डेल्टा ई, ये स्टैंडर्ड रिलेशन होता है N1 E1 प्लस N2 E2 प्लस N3 E3 इक्वल टू फाइनल N4 E4। यहाँ पे 4 रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है, हम दो रिएक्शन को माइनस करते तो बीच में माइनस आ जाता। और सर आपने वो 2E1 कैसे लिखा, मतलब N1 की वैल्यू 2 कैसे? Number of poles of electron transfer in 1 to N3. N1 is 2, N2 is 1, N3 is 3. Is that okay now? हाँ सर। चाहो तो यहीं पे हाईलाइट करके लिख लो N1 N2 N3। देखो नोट में 2 पॉइंट्स लिखाएं। फर्स्ट पॉइंट, on addition of two half reaction if we get another half reaction, जैसा अभी लास्ट केस में था Fe giving Fe2 plus, Fe2 plus giving Fe3 plus and Fe giving Fe3 plus। हाफ रिएक्शन मतलब जिसमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन्स को लिखा गया है। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट either in reactant or product side, then we call it half reaction. So on addition of two half reaction we get another half reaction, थर्ड रिएक्शन भी हाफ रिएक्शन है, तो N1 N2 N3 पिक्चर में आ जाएंगे। वैसे तो हमेशा ही पिक्चर में आना चाहिए, बट इफ वी गेट टू हाफ रिएक्शन एंड वी आर गेटिंग कंप्लीट रिएक्शन, यदि हमें कंप्लीट रिएक्शन मिल रहा है, इन सच सिनेरियो N1 N2 N3 आर सेम
यदि ये तीनों सेम हो गए तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएंगे। उस केस में बाय डिफॉल्ट E3 E1 प्लस E2 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा ये बताओ कंप्लीट रिएक्शन हमें कब मिलेगा, कब इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में प्रेजेंट नहीं होंगे। मैं जैसे एग्जांपल लेता हूं, Cu giving Cu2 plus 2 electron first reaction, second reaction Zn2 plus 2 electron giving Zn। जब तुम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे, क्लियर, अब ये ओवरऑल रिएक्शन तब मिलेगा, कंप्लीट रिएक्शन तब मिलेगा जब ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे। इसका N1 और इसका N2 दैट शुड बी सेम, और एडिशन के बाद Cu Zn2 plus Cu2 plus Zn। इसमें कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2। तो ये ओवरऑल रिएक्शन हमें तभी मिलेगा बैलेंस रिएक्शन जब ये N1 N2 N3 सेम हो। यदि वो सेम नहीं होंगे तो फिर ओवरऑल रिएक्शन ही नहीं मिलेगा। वी गेट सर्टेन इलेक्ट्रॉन एदर इन द प्रोडक्ट साइड और इन द रिएक्टेंट साइड। तो N1 N2 N3 है तभी हमें कंप्लीट रिएक्शन मिलेगा, और कंप्लीट रिएक्शन मिल रहा है तो हमेशा ये वैलिड होगा। तो हमने बाय चांस से पहले ही यूज कर लिया था E cell इक्वल टू E नॉट ऑफ P ऑफ एनोड E नॉट RP ऑफ कैथोड, ऐसा यूज कर लिया था पहले ही। दो रिएक्शन को ऐड करके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऐड करके हमने उनके ईएमएफ को डायरेक्टली ऐड किया था। बट देखा जाएगा फंडामेंटली तो थोड़ा गलत था, क्योंकि N1 N2 N3 आना चाहिए, बट हमने इसलिए यूज कर पाए थे क्योंकि वो सेम थे और वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। इज दैट ओके नाउ? यदि बैलेंस रिएक्शन मिल रहा है दो रिएक्शन को ऐड करके, ईएमएफ डायरेक्टली ऐड सब्सट्रैक्ट कर दो। यदि बैलेंस नहीं मिल रहा है, थर्ड रिएक्शन भी ओवरऑल रिएक्शन नहीं है, वो हाफ रिएक्शन है, तो फिर N1 N2 N3 पिक्चर में आ जाए। क्लियर है इतना? एग्जाम्पल सेकंड केस का, N1 is 2, N2 is 2, N3 is 2। Is that okay? सानिका, समृद्धि, सलोनी, सही, ऋतुजा, जिन बच्चों का नाम बोला है यस नो बोलो अनम्यूट करके। यस सर। यस सर। सर। हाँ बोलो। हाँ सर, वो लास्ट रिएक्शन में आपने N32 कैसे ले लिया? N32 कैसे लिया? मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कॉपर ने अपने 2 मोल इलेक्ट्रॉन जिंक को दिए और कॉपर 2 प्लस ऑक्सीजन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। और सर हाफ रिएक्शन मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वही ना? हाफ रिएक्शन मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे बैलेंसिंग और रिडॉक्स में नहीं करते थे ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ। हाफ मतलब जिसमें नेट इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जिसमें नेट इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे वो हाफ कंप्लीट रिएक्शन।
चलो, determine the relation between E1 naught and E2 naught. For this example, find relation between E1 naught and E2 naught. You Sir, can type in chat box. ई सेल जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, तो फिर वो तो एडिटिव नहीं है, तो फिर कैसे आया ये रिलेशन, मतलब कैसे डिराइव हुआ? एडिटिव नहीं है, मतलब सेम रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए E1 naught E2 naught सेम आने चाहिए. इज दैट ओके? हाँ तो डिराइव करके बताओ, आंसर सही है तुम्हारा. E1 naught E2 naught सेम होने चाहिए, बट आई वांट डेरिवेशन फॉर दैट. और सर पहले वाले इसमें भी फिर सेम आने चाहिए, मतलब जो लिखवाया था E3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, वो भी सारे सेम ही आने चाहिए, फिर सेम नहीं आ अरे रहे. वो रिएक्शन डिफरेंट है, सेम क्यों है? ये तो रिएक्शन सेम ना, Zn2 प्लस. यहाँ पे मैंने जो चेंजेस किए हैं 2 का मल्टीप्लाई किया है रिएक्शन में, वो तो रिएक्शन ही अलग थे. तुम ये बोलोगे कि कॉपर 2 प्लस में जाएगा, Zn2 प्लस में जाएगा, सबका E नॉट सेम आना चाहिए. वो तो रिएक्शन डिफरेंट है, तो E नॉट क्यों सेम होगा? मतलब प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. मेरे रूम में जो प्रेशर है वही एलपीजी गैस सिलेंडर का प्रेशर होगा. दैट इज नॉट करेक्ट ना. मेरे रूम में हर जगह प्रेशर सेम है, क्योंकि वो एक ही सिस्टम हो गया. समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? नहीं, मतलब नहीं. तुम ये बोल रहे हो कि इसका ई नॉट है, इसका ई नॉट सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ. कॉपर की अपनी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइज रेड्यूस होने की, जिंक की अपनी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइज रेड्यूस होने की, तो इनका ई नॉट क्यों सेम हो गए? तो सिस्टम ही तो अलग अलग है. डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. मेरे रूम की डेंसिटी हर जगह रूम में एक होगी, क्योंकि रूम एक सिस्टम है. रूम और एलपीजी सिलेंडर ये दो अलग अलग सिस्टम है. एलपीजी सिलेंडर में जो डेंसिटी है और मेरे रूम में जो डेंसिटी है गैस की, वो सेम नहीं होगी, बिकॉज दे आर टू डिफरेंट सिस्टम. हाँ, एलपीजी सिलेंडर के अंदर डेंसिटी हर जगह सेम होगी. डिफरेंस, इज दैट ओके? हाँ सर, समझा. और फिर मतलब ये रिएक्शन अलग, मतलब अलग सिस्टम है और नीचे वाली रिएक्शन अलग सिस्टम है ना? यस, डेफिनेटली. और वो आयरन वाली भी अलग अलग सिस्टम था. Fe2 प्लस, सेकंड था Fe2 प्लस Fe3 प्लस, और थर्ड था Fe and Fe3 प्लस. तीनों अलग अलग सिस्टम है. रिएक्टेंट प्रोडक्ट ही चेंज हो गए. एक बार Fe2 प्लस, एक बार Fe3 प्लस, एक बार Fe and Fe3 प्लस. या हाँ सर, समझा. चलो, आंसर डिराइव किया किसी ने? डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. डेल्टा जी नॉट 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी वन नॉट. रिएक्शन डबल हो गया है, फ्री एनर्जी चेंज भी डबल हो जाएगा. ये डेफिनेट है. इसको लिखो माइनस NaP माइनस N2Fe माइनस N1Fe. F कैंसिल कर दो, माइनस साइन कैंसिल होगा. N2 कितना है? 4. N1 कितना है? 2. सो माइनस 4 E2 नॉट 2 टाइम्स ऑफ माइनस 2 E1 नॉट. माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 कैंसिल हो गया. E2 नॉट E1 नॉट के इक्वल आ गया. सो डिफरेंस यहां आएगा. तुम ये 2 कर रहे हो तो N1 N2 अलग है. रिएक्शन सेम है, their EMF will remain same. तुम चाहे 2 का मल्टीप्लाई करो, चाहे 200 का मल्टीप्लाई करो. Is that okay? Yes. यदि किसी ने कुछ बोला है तो मुझ तक आवाज नहीं आ पाई है. होमवर्क एक्सरसाइज 1 सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C. अच्छा, सेक्शन A तो पहले ही दे चुका हूं. सेक्शन B and C कंप्लीट. Is that okay?
अच्छा, हमारे डीपीपी सारे पेंडिंग है ना, और मैं अभी डीपीपी करने का तुम्हें बोला भी नहीं है। जैसे ही हमारा सिलेबस खत्म होगा, सिलेबस खत्म होने के बाद मैं डीपीपी मतलब जो रिवीजन कराऊंगा उसमें डीपीपी डिस्कशन होंगे। जैसे एक दिन बोला गया सॉलिड स्टेट का रिवीजन है, तो तुम उसके सॉलिड स्टेट के लेक्चर नोट्स पढ़ना, उसके डीपीपी सॉल्व करना, जो डाउट्स होंगे सॉलिड के फिर मैं डीपीपी के ले लूंगा। तो डीपीपी एज अ होल हम फिर लास्ट में रिवीजन के फॉर्म में रख लेंगे। क्लियर? क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा है उसमें, वो सारा रिवीजन में यूज आ जाएगा। इलेक्ट्रोकेम के बाद हमारा एक क्या बचा हुआ है? इनऑर्गेनिक में कुछ बचा है हमारा? सरफेस सर केमिस्ट्री, सॉल्यूशंस बचा है बस। सरफेस केमिस्ट्री बचा है मेनली, और सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब डेफिनेटली आज क्या हुआ है, 31st हुआ है ना, मोस्ट प्रोबेबली 30th नवंबर और मे बी लाइक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर सिलेबस हो जाएगा खत्म मेरा पार्ट। तो और खत्म नहीं हो जाएगा, मतलब लाइक वी आर गिविंग इनफ टाइम टू ईच एंड एवरी टॉपिक, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि खत्म ही कर रहे हैं। तो तुम भी ये दिमाग में रखना, तुम्हें भी खत्म नहीं करना है, अच्छे से करना है। वैसे लास्ट ईयर मेरा सिलेबस शायद फर्स्ट वीक नवंबर में हो गया था खत्म। इस बार 1 महीने नो डाउट कोविड के कारण थोड़ा सा तो स्लो थे, बट ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्लो है। तो सिर्फ 1 महीने का डिफरेंस आया है, दैट इज ओके, क्योंकि हमें मेनली मैटर ये करता है जो कर रहे हैं वो अच्छे से करें, उसके क्वेश्चन बन जाए। सिर्फ सिलेबस खत्म करना टारगेट नहीं है हमारा। बाकी कुछ सेंटर्स हैं, जैसे कुछ बच्चे भी कांटेक्ट में आए थे औरंगाबाद वगैरह सेंटर के, कुछ कोटा सेंटर के, आई डोंट नो वहाँ पे क्या चल रहा है। वहाँ पे भी 30-40% ही सिलेबस हुआ है मेडिकल का, इंजीनियरिंग का। शायद उनके स्टार्टिंग में काफी कुछ क्लासेस नहीं हुए थे। हमारा प्लस पॉइंट है कि हम डे 1 से लॉकडाउन शायद फर्स्ट वीक अप्रैल में जरूर नहीं होगा, 6-7 अप्रैल से हमने क्लासेस स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें फिर प्रतीक का बीच में कमेंट भी आया था, सर हम कर तो रहे हैं, बस खत्म ही कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। प्रतीक अभी तो नहीं हो रहा है वैसा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। आ रहा है समझ में अभी? हाँ सर, अभी मैं नासिक में हूँ, तब मैं नहीं था, तो स्टडी मटेरियल नहीं था तब। ठीक है, मतलब अच्छी बात है। तुम्हें ऐसा कुछ भी हो तो तुम कम्युनिकेट करो, तो एटलीस्ट कम्युनिकेट करोगे, हमें पता लगता है। खैर अब हम भी सिस्टम के और तुम भी काफी यूज हो चुके हो ऑनलाइन सिस्टम के। हमें चीजें एक तो ये रियलाइज हो गई कि अब लॉकडाउन का हम वेट नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कब तक चीजें चलेंगी। तो हो सकता है तुम्हारा पूरा नीट का एग्जाम भी लॉकडाउन में ही हो जाए, क्योंकि शायद पहले हमें ये लग रहा था कि 15 नवंबर से परमिशन मिल जाएगी दिवाली के बाद से, बट अभी मुझे 100% श्योर नहीं, बट कहीं किसी ने ऐसा बताया कि 30 नवंबर तक फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मना कर दिया है। स्कूल, कॉलेज, टेम्पल्स, इन सब का मना कर दिया गया है, ऐसा सुना है, आई एम नॉट 100% श्योर। तो हमारा सिलेबस तो लॉकडाउन में ही खत्म होगा। जो हमें लग रहा था कि 21 डेज का लॉकडाउन है, वो पता नहीं 210 डेज का हो चुका है, मोर देन दैट इवन। ठीक है, वी नीड टू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन। इस बार लॉकडाउन में भी बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया और 700+ मार्क्स लाए बहुत सारे बच्चे, तो हम भी ला ही सकते हैं जब वो लेकर आए। तो ये तो बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना है कि लॉकडाउन के कारण हमें नहीं पढ़ना है या नहीं पढ़ाई हो रही, हमें इसमें भी करके दिखाना है। जो भी सिचुएशन हो, जिस भी सिचुएशन में हम करके दिखाएंगे, ये एटीट्यूड रखोगे तो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट रिफ्लेक्ट होगा। ये 1 साल हमारे लाइफ के बहुत क्रूशियल थे जो गया, और जो आने वाला टाइम है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ सम शॉर्ट टर्म थिंग्स लाइक कोविड एंड ऑल, जो मे बी 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर मैक्सिमम खत्म होगा, या तो वो खत्म होगा नहीं तो हम खत्म हो जाएंगे, दोनों में से कुछ तो होना ही है। ऐसा है, वैसे हो जाएगा। अब काफी इंटेंसिटी कम भी हो गई है इंडिया में, और होप कि कुछ टाइम में उसका वैक्सीन वगैरह आने लग जाए तो और इंटेंसिटी कम हो जाए। तो उसको बिल्कुल दिमाग में न रख के हमें अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म गोल रखना है। हमारा कैरियर है हमारे सामने, हमें नीट का एग्जाम दिखना चाहिए, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो हम उसको करके दिखाएंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। होमवर्क में तुम्हें बता दूंगा, टेस्ट का सिलेबस भी बता दिया है। 12th सिलेबस कंप्लीट एक्सेप्ट ब्लॉक केमिस्ट्री, जितना हमने किया है।